अस्सलाम वालेकुम। क्लास क्लास आपको आवाज़ सही आ रही है? जी सर। आज का लेक्चर जो है वो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के बारे में। जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है वो कोई भी क्रिएटिव वर्क की, अगर आपने कोई क्रिएटिव वर्क किया है या आपने कोई रिसर्च वर्क किया है, कोई ऐसी चीज़ बनाई है जो कि पहले से इस दुनिया में मौजूद नहीं थी, जिससे लोगों का भला हो सकता है, तो आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, आपने वो सोच कर उसको वजूद में लाए हैं आप। जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है वो, उसको प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपने कुछ बनाया है और वो कोई चोरी कर लेता है उस आइडिया को और बना देता है, तो आपका फ़ायदा होने की बजाय उसका फ़ायदा हो जाएगा, तो फिर आप एनकरेज नहीं होगे। कोई भी मुल्क है, उसकी ज़िम्मेदारी है कि अपने क्रिएटिव लोगों को प्रोटेक्ट करे और उनकी क्रिएटिविटी की बेस पे बिजनेसेस स्टार्ट करते हैं, और बिजनेस स्टार्ट करने के बाद वो उसको कमर्शलाइज करते हैं।
हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कंटेंट जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं। उसके बाद कॉपीराइट, डिज़ाइन, पेटेंट्स एंड ट्रेडमार्क। जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के आपको प्रोटेक्शन मिलती है, जो ये राइट्स हैं आपके, वो 4 किस्म के हो सकते हैं: कॉपीराइट, डिज़ाइन प्रोटेक्शन, पेटेंट एंड ट्रेडमार्क्स। सबसे पहले आता है जी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इज अ कैटेगरी ऑफ प्रॉपर्टी दैट इंक्लूड्स इंटेंजिबल क्रिएशन ऑफ ह्यूमन इंटेलेक्ट एंड प्राइमरी एनकम्पसेस कॉपीराइट, पेटेंट एंड ट्रेडमार्क। जो ह्यूमन इंटेलेक्ट का प्रोडक्ट है, चाहे वो आप एक रिसर्च पेपर लिखो, चाहे आप एक मैगजीन में आर्टिकल लिखो, चाहे आप एक पेटेंट करवाओ, अपना डिज़ाइन का सारा मेथड आपने एक फैक्ट्री बनाई है, फैक्ट्री के अंदर जो जो चीज़ें जैसे जैसे काम करी उसका आपने डॉक्यूमेंट तैयार किया, वो आपका डिज़ाइन डॉक्यूमेंट भी है। उसके बाद उसको आप पब्लिश करते हो तो वो आपका कॉपीराइट पब्लिकेशन बन जाती है। कोई भी ऐसी चीज़ जो आप लिखो अपने हाथ से, या आप कोई पेंटिंग बनाते हो, वो आपकी इंटेलेक्चुअल क्रिएशन है। इसी तरह म्यूज़िक भी अगर आप बना रहे हो तो वो भी आपकी इंटेलेक्चुअल क्रिएशन है। अगर आप कोई मूवी बना रहे हो तो वो भी आपकी इंटेलेक्चुअल क्रिएशन है। फिर आपने कोई फिजिकल चीज़ बनाई है, आपने कोई एक टेबल का नया डिज़ाइन बनाया, तो वो भी आपकी फिजिकल क्रिएशन है। लेकिन उस सारे तरीके, उस टेबल को बनाने का जो तरीक़ेकार है, अगर आप उसको डॉक्यूमेंट करते हो तो वो भी आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। Intellectual property rights can be seen as a package, just as component of software combine to form a package. Different rights protects different sub products of a whole product. जो जिस तरह सॉफ्टवेयर के मुख्तलिफ हिस्से होते हैं, इसी तरह आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के भी मुख्तलिफ हिस्से हो सकते हैं, जो कि 4 पहले आपको आइडेंटिफाई कर दिए हैं। सबसे पहले है जी कॉपीराइट, फिर डिज़ाइन, फिर पेटेंट और फिर ट्रेडमार्क। जहाँ पे जौन सा रिक्वायर्ड हो आप वो अप्लाई कर सकते हैं। ये सारे के सारे जो आपके राइट्स हैं, ये प्रोटेक्टेड बाय गवर्नमेंट लॉज हैं। जो कंट्री लॉज हैं वो इन राइट्स को प्रोटेक्ट करते हैं। व्हाट डज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंक्लूड? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में क्या क्या कवर होता है? In the modern context, the term intellectual property covers the following aspect in the relevant categories, namely copyright, copyright में क्या क्या कवर है जी? लिटरेरी, आर्टिस्टिक, साइंटिफिक वर्क कवरिंग बुक, जर्नल्स, मैगजीन, रिटन आर्टिकल्स एक्सेट्रा। उसके बाद है जी ट्रेडमार्क्स। ट्रेडमार्क्स के अंदर ट्रेडमार्क्स, मर्केंटाइज ट्रेडमार्क्स, सर्विस मार्क्स, कमर्शियल नेम्स एंड डिजाइंस, डेजिग्नेशंस लाइक लोगोज। जो भी मिसाल तौर पे अगर कोई आप गेमिंग करते हो तो उसमें जो एनवीडिया है, ये एनवीडिया उसका ट्रेडमार्क है और उसका एक लोगो है। तो ये अगर आप कोई भी उनका प्रोडक्ट डाउनलोड करो या फिर उनकी गाइडलाइन डाउनलोड करो, ड्राइवर की पीडीएफ डाउनलोड करो, तो वहाँ पे बाकायदा लिखा होता है कि एनवीडिया का कौन कौन सा ट्रेडमार्क है, जो कि कोई और इस्तेमाल नहीं कर सकता। उसके बाद आ जाता है जी पेटेंट्स। पेटेंट इन्वॉल्व पेटेंट में क्या है जी? इन्वेंशन लाइक अ न्यू फॉर्म ऑफ एयरप्लेन engine fluid। पेटेंट के अंदर जो आप कोई भी नई नई चीज़ प्रोड्यूस कर रहे हो, उसको प्रोड्यूस करने के अंदर जो स्टेप्स हैं, वो सारे स्टेप्स आप एक पेपर पे लिख लो, और उसके स्टेप्स के साथ अगर कोई आप पिक्चर के ज़रिए फ्लो चार्ट बना के दिखाना चाह रहे हो कि ये इस तरह स्टेप्स होंगे, या फिर हर फ्लो चार्ट के अंदर आप ये दिखा सकते हो कि जी इसमें कौन सा स्टेप कैसा दिखेगा, तो अगर ये डॉक्यूमेंट आप कर लेते हो तो ये आप लीगली इसको प्रोटेक्ट कर सकते हो यूजिंग पेटेंट। उसके बाद है जी डिज़ाइंस। इट इंक्लूड्स द शेप ऑफ बॉटल, मैकेनिज्म, मशीन, मॉडल ऑफ लग्जरी कार और एनी अदर प्रोडक्ट। जो डिज़ाइंस हैं वो आप, इसकी मिसाल ऐसे है कि कोई भी गाड़ी किसी और गाड़ी का डिज़ाइन कॉपी नहीं कर सकती। इसी तरह जो कोई भी एंड्रॉयड और आईफोन एक दूसरे का डिज़ाइन कॉपी नहीं कर सकते हैं। जो देखने में एक जैसे हो सकते हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन और उसके अंदर माइनर चेंज उनको लाजमी करना होगा ताकि वो कह सकें कि ये एग्जैक्ट इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। इसके बाद है जी हमारे पास व्हाट आर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स क्या है?
Intellectual property rights are such rights which are given to person who are the authors or creators of the new and original literary and artistic works such as books, articles, other writing, painting, musical composition, sculpture forms, and computer programs by application of their creative process and intellect. IP rights are given to such individual to compensate for their suffering during such creative process and their investment. These rights are given for for a certain period of time, and after which general public have the right to freely benefit from them in their benefit and use. उसके बाद है जी necessity of intellectual property rights protection. Intellectual property rights protection is necessary due to following reason. जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं वो होना बहुत ज़रूरी है किसी भी मुल्क के अंदर, वो इस वजह से कि जो आपके मुल्क के क्रिएटिव लोग हैं उनको प्रोटेक्शन देना ज़रूरी है. ऐसा ना हो कि किसी की क्रिएटिविटी को कोई और चुरा के पैसे कमा ले. फिर इनोवेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, अगर हम प्रोटेक्शन देंगे तो टेक्नोलॉजीज ग्रो करेंगी, टेक्नोलॉजीज बन सकेंगी किसी मुल्क में. ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी टू लेस डेवलप्ड नेशंस एंड कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड. जो अगर कोई अपने मुल्क के साथ सिंसियर होना तो ये कमीशन कल्चर को ख़त्म करेगा. हमारे हर इदारे ने कमीशन कल्चर को प्रमोट किया है. जब भी कोई बाहर की कंपनी आती है तो वो ब्यूरोक्रेसी को कमीशन देती है. जब भी मिलिट्री कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं तो मिलिट्री को कमीशन दिया जाता है. सवाल ये है कि जो हम उनसे चीज़ें ले रहे हैं हम वो खुद अपने मुल्क में क्यों नहीं बना लेते हैं. मलेशिया ने ऐसे ही किया. मलेशिया के अंदर जो गाड़ी प्रोटॉन है वो जब कंपनी स्टार्ट हुई तो उन्होंने मित्सुबिशी कंपनी से टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र किया. उन्होंने कहा कि आप हमें 5 साल पुरानी अपनी गाड़ी का डिज़ाइन और सब मैन्युफैक्चरिंग के प्लांट्स दे दें. तो जो मित्सुबिशी ने जब 5 साल पुरानी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की तो प्रोटॉन की जो फर्स्ट जनरेशन ऑफ कार्स थी वो बिल्कुल मित्सुबिशी जैसी दिखती थी. लेकिन आज अब प्रोटॉन की गाड़ी पाकिस्तान में आ रही है और वो बिल्कुल यूनिक है. और वो प्रोटॉन ये कह रहा है कि हम ऐसी गाड़ी कम कीमत पे देंगे जो सबसे ज़्यादा फैमिली की ज़रूरियात पूरी करेगी. तो जब किसी मुल्क ने खड़ा होना हो तो वो ये देखता है कि मेरे मुल्क में लोगों को किस चीज़ की ज़रूरत है, बजाय इसके कि वो बाहर से कमीशन के ऊपर ला के अपने मुल्क में लोगों को बेचे. वो ये कल्चर कन्वर्ट करेगा, वो उसको इन हाउस डेवलप करेगा. हम मोबाइल फ़ोन हम अपने मुल्क में मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि हमें बाहर से लाकर बेचने में कमीशन मिलता है इसलिए हम वो करते हैं. तो ये पॉलिसी मेकिंग अहम है यहाँ पे हमारे मुल्क में, जो कि जिसका फुकदान है. फिर जो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल फिर मुख्तलिफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की ऑर्गेनाइजेशंस एग्जिस्ट करती हैं ग्लोबल लेवल पे, जिस तरह वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन. फिर उसके बाद पाकिस्तान में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन भी एग्जिस्ट करती है जो कि अंडर द कंट्रोल ऑफ 3 मिनिस्ट्रीज है. मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो है वो कॉपीराइट ऑर्डिनेंस को कवर करती है, क्योंकि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में 4 चीज़ें आएंगी. ये आपके पेपर का एक बहुत अहम सवाल है कि व्हाट इज कवर्ड इनसाइड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी. तो वो 4 चीज़ें कौन सी हैं? कॉपीराइट, डिज़ाइन, पेटेंट एंड ट्रेडमार्क. तो जो कॉपीराइट है वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कवर करती है. जो डिज़ाइन, लेआउट है और पेटेंट है वो मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज एंड प्रोडक्शन के अंडर आता है. ट्रेडमार्क और मर्केंटाइज मार्केट वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर आता है. कॉपीराइट इज अ लीगल राइट. अब हम एक एक करके डिस्कस करें सारों को. कॉपीराइट इज अ लीगल राइट एग्जिस्टिंग इन मैनी कंट्रीज दैट ग्रांट द creator of an original work exclusive right to determine whether and under what condition this original work may be used by others. In simpler terms, copyright is the right to copy. This means that the original creator of a product
and anyone he gives authorization to are the only ones with the exclusive right to reproduce the work. Copyright, it protects more items generated by businesses or individuals than any other aspect of IP right. It protects the form in which words, numbers, and drawings are laid out. It can therefore protect business letters, manuals, diagrams, computer programs, and different list of examples of customers and suppliers. अच्छा क्लास, आप लोगों को ऑडियो आवाज आ रही? मैं एक चीज पूछना चाह रहा हूँ आपसे। सेकंड सीआर मौजूद है इस टाइम? जी सर आ रही है। जी सर आ रही है। अच्छा मुझे आप लोग एक बात बताओ कि जब आप लोग ये जो आप लोगों ने नाम लिखे मोहम्मद उस्मान 91074, ये आप क्लास ज्वाइन करने से पहले चेंज भी कर सकते हैं? सर पता नहीं, मैं तो जब भी क्लास ज्वाइन करता हूँ मेरा वापस वही नेम आ मुझे आप जाता एक है। बात बताएं, आप एडिट कर सकते हैं? जरा ये देख कर बताएं मुझे। जी सर कर सकते हैं, रीनेम कर सकते हैं। ठीक है, माशाल्लाह से आपकी क्लास और बाकी क्लासेस बहुत अक्लमंद हैं। तो पहले 15 मिनट में जो बच्चा क्लास में आ जाएगा उसको मैं क्लास में एनरोल कर लूँगा। उन 15 मिनट्स के बाद जो मर्जी मुझे रिक्वेस्ट भेजे मैं उसको एक्सेप्ट नहीं करूँगा। तो जिसने भी ये फनकारी करनी है वो थोड़ा जल्दी कर लें। जी सर, ये काफी इशू आता है अटेंडेंस में, अटेंडेंस के मार्क करते वक्त भी इशू आता है। भाई आपकी क्लास में जो है माशाल्लाह स्मार्ट लोग काफ़ी हैं, क्या कहा जा सकता है। अच्छा जी, आगे आ जाते हैं जी। कॉपीराइट, इट प्रोटेक्ट्स मोर आइटम्स generated by business or individuals than any other aspect of IP right. It protects the form in which word, numbers, and drawings are laid out. It can therefore protect business letters, manual diagrams, computer programs, and different list of example of customers and suppliers. कॉपीराइट बेसिकली बहुत सारे पॉइंट लिखे होंगे, लेकिन इसमें बहुत बुनियादी जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि आपने किसको कॉपी करने का राइट देना है। अब आप 3 किस्म की चीज़ों को प्रोड्यूस कर सकते हैं। आप एक आर्टिकल लिख सकते हैं, रिसर्च पेपर लिख सकते हैं, आप एक म्यूज़िक कंपोजिशन बना सकते हैं, आप एक वीडियो प्रोड्यूस कर सकते हैं। लेकिन जो कुछ भी आपने बनाया है, इसको कॉपी करने का क्या राइट आप किसको देंगे, इसको हम कॉपीराइट के अंदर कवर करते हैं। आप किसी को ये राइट दे सकते हैं कि जी इसको जिस मर्जी को आप कॉपी करके दो, ओपन एक्सेस है जी। फिर ये हो सकता है कि आप कह सकते हैं जी क्योंकि मैंने एक ड्रामा बनाया तो ये सिर्फ हम टीवी के ऊपर चलेगा, तो उसके आपने राइट्स हम टीवी को दे दिए, बेशक वो यूट्यूब पे डाले, बेशक वो टीवी के ऊपर चलाए। तो ये जो कॉपीराइट है ये इस स्कोप को कवर करता है कि जो इंटेलेक्चुअल क्रिएशन है वो किसके पास इख्तियार है चलाने का या कॉपी करने का। कॉपीराइट लॉज गिव 6 एक्सक्लूसिव राइट टू द ओनर ऑफ द कॉपीराइट। जो 6 राइट्स हैं ये ओनर को मिलते हैं। कॉपी द वर्क, ये वो इजाज़त दे सकता है। इशू कॉपीज टू द पब्लिक, पब्लिक को खुद से दे सकता है। लैंड द वर्क टू द पब्लिक, perform, play and show the work in the public, broadcast the work in the public, make an adaptation of the work। ये 6 राइट्स हैं जी, और जो ओनर है उसके पास। ये ओनर ट्रांसफर भी कर सकता है किसी ना किसी और को अपने राइट्स। कॉपीराइट वर्क्स, copyright works are the things protected by copyright law. There are 9 different type of works divided into 3 categories: original literature, dramatic, musical artworks, sound recording, film, broadcast and cable programs, the typographical arrangements of published editions. Database and computer programs are also protected by the copyright law. Who owns the copyright? Computer generated and computer aided work. If a literature, dramatic, music artwork is computer generated, the author is the person who by whom the agreements necessary for the creation of the work are undertaken. If work is computer aided, author of the work is the person who designed it with the help of a computer. कंप्यूटर के सिनेरियो में अगर कोई कंप्यूटर के ऊपर कोई
पेपर टाइप करता है, कोई म्यूजिक क्रिएट करता है, कोई वीडियो बनाता है, कोई कोड लिखता है, तो वो फर्स्ट ऑथर है, वो है कॉपीराइट का मेन होल्डर। लेकिन एक सिनेरियो ये भी है कि वो इंडिविजुअल जो था, उसने जो कुछ भी बनाया उसने किसी कंपनी के अंडर रहते हुए बनाया, क्योंकि कंपनी ने उसको कहा था। तो इसके अंदर फर्स्ट कॉपीराइट ओनर वो हो जाएगा और सेकंड कॉपीराइट ओनर द कंपनी खुद इटसेल्फ होगी। अब कंपनी ने जाहिर सी बात है, अगर अपने एम्प्लॉय से बनवाया तो कंपनी ये इख्तियार रखती है कि वो लॉयल्टी शेयर करें। कंपनी वो एम्प्लॉय से बनवा के बाहर बेचेगी, लेकिन जब बेचेगी तो ये कंपनी का और उस एम्प्लॉय का आपस में एग्रीमेंट है कि वो कितने परसेंट लॉयल्टी आपस में शेयर करेंगे। जो भी प्रोडक्ट बेचने पे प्रॉफिट आएगा, उस प्रोडक्ट का कितने परसेंट वो कंपनी रखेगी और कितने परसेंट इंडिविजुअल खुद रखेगा जो प्राइमरी ऑथर है। इन्फ्रिंजमेंट ऑफ कॉपीराइट, इन्फ्रिंजमेंट है जी कि आपने वायलेट किया। इन्फ्रिंजमेंट इज द एक्शन ऑफ ब्रेकिंग द टर्म्स ऑफ अ लॉ और द एग्रीमेंट। कॉपीराइट लॉ जो भी आपने, अगर लेट्स सपोज विंडोज की सीडी आप लेकर आए हैं, उसके साथ आप सीडी की आपको मिली है जेन्युइन, तो उसके कॉपीराइट में लिखा है कि ये आपके पर्सनल यूज़ के लिए, आपने किसी और के साथ शेयर नहीं करनी। लेकिन अगर आप वो नेट पे रख देते हैं और साथ उसकी सीडी की भी नेट पे रख देते हैं और आप पूरी दुनिया को कहते हैं इसको डाउनलोड करो, तो आपने उसको इन्फ्रिंज किया। There are two categories of infringing the copyright: primary infringement and secondary infringement. Primary, anyone who performs any of the 6 acts that are exclusive for the copyright owner without his consent is liable for primary infringement of copyright. जो primary infringement है वो, जो हमने ऊपर 6 राइट्स डिस्कस किए कॉपीराइट के, ये हैं। जब भी कोई ओनर किसी को अपना प्रोडक्ट देगा तो वो ये 6 जो रूल्स, जो 6 राइट्स हैं, वो उसको ट्रांसफर करेगा, लेकिन वो उस इंडिविजुअल के, यानी वो अपने हाथ तक रखे इन सारे राइट्स को, कि वो अपने लैपटॉप पे कॉपी जितनी मर्जी करे, लेकिन वो बाहर किसी को नहीं दे सकता। ये 6 उसको ट्रांसफर हो जाएंगे। लेकिन जब ये 6 वो किसी और को ट्रांसफर कर दें, मिसाल तौर पे ऐसे है कि जब आपने सीडी की ली माइक्रोसॉफ्ट से, या आपने माइक्रोसॉफ्ट की विंडोज परचेज की, तो माइक्रोसॉफ्ट ने वो उसका जो कॉपीराइट था वो आपको ट्रांसफर किया, लेकिन उसका स्कोप ये है कि ये आप अपने हद तक ही रखेंगे। जो प्राइमरी इन्फ्रिंजमेंट है कि वो आपने अपने हद तक ही रखना है। अगर आपसे गलती से वो कॉपी हो गई या शेयर हो गई तो क्रिमिनल लॉ पे अप्लाई नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपकी इंटेंशन क्रिमिनल लॉ की नहीं थी, आप पे सिविल राइट्स के रूल्स लागू होंगे। लेकिन दूसरे सिनेरियो में, अच्छा, प्राइमरी इन्फ्रिंजमेंट में कवर क्या क्या होता है? एक्शंस दैट कम अंडर कैटेगरी ऑफ प्राइमरी इन्फ्रिंजमेंट आर कॉपिंग, होम टेपिंग। होम टेपिंग आप मतलब कि आपने घर में उसको कॉपी कर ली, और जो पुरानी फिल्में आती थी वो होम टेप हो जाती थी। अडेप्टेशन, आपने उसको जी एडिट कर लिया, उसके कलर को चेंज कर लिया या उसमें थोड़ा फिल्टर लगा दिया, उसको शार्प कर लिया। उसके बाद रेंटल राइट्स, रेंटल राइट्स नहीं है आपके पास यहाँ पे। ये अगर आपको अलाउ करती है कंपनी तो अब आप रेंटल राइट्स आपके पास आते हैं। जो सेकेंडरी इन्फ्रिंजमेंट है, ये सवाल है कि प्राइमरी में और सेकेंडरी इन्फ्रिंजमेंट में फ़र्क क्या है। प्राइमरी इन्फ्रिंजमेंट ये है कि आपने अपने हद तक उस चीज़ को इस्तेमाल करना था, लेकिन गलती से वो चीज़ आपसे आगे शेयर हो गई, तो आप पर कोई क्रिमिनल लॉ नहीं अप्लाई होगा, आप पे सिविल लॉ अप्लाई होगा। लेकिन जो सेकेंडरी इन्फ्रिंजमेंट है वो ये है कि आपने जो माइक्रोसॉफ्ट ने आपको प्रोडक्ट दिया था, ना सिर्फ वो आपने आगे कॉपी किया, आपने कॉपी करके लोगों से पैसे लेना शुरू कर दिया, यानी आपने उसकी सेल आगे शुरू कर दी। तो ये आप पे क्रिमिनल लॉ के अंडर, आप क्रिमिनल लॉ के अंडर आ जाएंगे, क्योंकि आपको माइक्रोसॉफ्ट ने इजाज़त नहीं दी थी कि आप ये बाहर किसी और को देकर पैसे लें। Beside breaching the civil rights of copyright, secondary infringement also amounts to a criminal offense punishable by a fine or imprisonment. It is designed to catch those who trade in or make profit from pirated software or pirated goods. तो ये आपको allowed नहीं है कि आप piracy के ऊपर पैसा लें। Secondly, it is, जो further हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे, it occurs when a person imports an infringing copy other than for private and domestic use. Person possesses an infringing copy in the course of a business, sells
or let for hire an infringing copy transmits the work by means of telecommunication system involves an indirect infringement. ये जी सेकेंडरी इन्फ्रिंजमेंट के कुछ पॉइंट्स हैं। अच्छा क्लास, यहाँ पे मैं क्वेश्चन तो ऐड करके आपके साथ अपडेट करके शेयर कर दूंगा, लेकिन जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि प्राइमरी और सेकेंडरी में फ़र्क क्या है, और प्राइमरी और सेकेंडरी में फ़र्क ये है कि प्राइमरी में आप बाय इंटेंशन कुछ नहीं करते, अगर आपसे शेयर हो गया तो आपकी गलती माफ़ है, लेकिन जो सेकेंडरी इन्फ्रिंजमेंट है उसमें आप जानबूझकर शेयर भी करो और उस पर पैसा भी ले रहे हो। ये प्राइमरी और सेकेंडरी इन्फ्रिंजमेंट का बुनियादी फ़र्क है। यहाँ तक हमारा आज का लेक्चर था। लेक्चर एंड हो गया। आप लोगों को कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। प्राइमरी में अगर हो जाता है इस तरह की गलती तो फिर वो फाइन वगैरह या फिर उसके बारे में होगा। आपकी आवाज़ बहुत कम आ रही है। आप तो कह रहे हैं कि प्राइमरी इंफॉर्मेशन है, इसमें अगर हो जाता है डाटा अपना शेयर हो जाता है बाय मिस्टेक, तो फिर वो फाइन वगैरह तो नहीं करते? नहीं, वो क्रिमिनल लॉ में नहीं आएगा, आपको फाइन नहीं होगा। तो आपको सिविल लॉ के तहत माफ़ीनामा आपसे मांगा जाएगा, यानी जिसका वो कंटेंट है वो कह सकते हैं कि मुझे आप लिख कर दें कि आप सॉरी हैं, मुझे माफ़ीनामा चाहिए, लेकिन वो आपसे पैसे नहीं मांगेगा, कोई फाइन नहीं होगा आप पे। लेकिन अगर आप ये जानबूझ के आगे शेयर कर रहे हैं और वो उस पर पैसे भी ले रहे हैं, तब आपसे वो फाइन आप पे होगा। तो उनको पता चल जाता है कि हम लोग खुद शेयर कर रहे हैं या फिर बाय मिस्टेक हो गया है? हाँ जी, पता चल जाता है। तो सर ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, जो सॉफ्टवेयर हैं, ये तो हमें फ्री में मिल जाते हैं, जो कि पेड हैं, तो हमें डिफरेंट साइट से फ्री मिल जाते हैं, विनरार या विंडोज की या इस तरह की चीजें, तो वो कैसे हैंडल करते हैं? अच्छा, विनरार का मॉडल थोड़ा फ़र्क है। विनरार जो है ना वो फ्री नहीं है, उसके ऊपर लाइसेंस की लगती है, लेकिन वो लाइसेंस की सिर्फ इस चीज़ की मांग है कि वो हर दफ़ा आपको वो विंडो खोल के नहीं दिखाएगा। विनरार बाय डिफ़ॉल्ट एक फ्री सॉफ्टवेयर है। वो जो लाइसेंस की मांगता है वो सिर्फ इसकी मांगता है कि हर दफ़ा जब आप विनरार ओपन करते हो ना, तो आपके सामने एक विंडो खुल जाती है जो कहता है कि रजिस्टर करें। अगर आप वो रजिस्टर नहीं भी करोगे तो विनरार सॉफ्टवेयर चलेगा। तो ये इसकी मिसाल नहीं थी, इसकी मिसाल थी माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ की। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ चाहे आप जितने मर्जी क्रैक लगा लो, उसको पता चल जाता है हर नए अपडेट में, और वो आपको बकायदा ये कहता है कि ये एक जेन्युइन कॉपी नहीं है, प्लीज़ परचेज अ जेन्युइन कॉपी, फिर भी आपको विंडो इस्तेमाल करने देता है। आप क्योंकि बायर हो तो आप पे इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आ रही है। आपको पता है कि पायरेटेड ले रहे हो, लेकिन आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं थी, आपने ले ली। गलती उस शख्स की है जो ये बेच रहा है पाकिस्तान में। ये जो आप कह रहे हैं ना कि फ्री सॉफ्टवेयर मिल जाते हैं, तो जिस वेबसाइट से आपने डाउनलोड किया है वो वेबसाइट जिम्मेदार है कि वो अपना फाइन पे करे, क्योंकि वो इस सॉफ्टवेयर को पायरेटेड तरीके से बेच रही है या डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। आपके पास अगर 8,000 की खरीदने की ऑप्शन होती तो आप 8,000 खरीदते। अगर आपके पास 8,000 खरीदने की ऑप्शन नहीं थी तो आप 100 रुपये की सीडी खरीद लेते हो, नहीं तो आप नेट से डाउनलोड कर लेते हो। लेकिन उस हिसाब से आप ये करो कि आप माइक्रोसॉफ्ट को क्रैक ना करो किसी भी टाइम। आप उसको, जो उसका नीचे एक विंडो बनी आ जाती है जहाँ पे लिखा होता है कि दिस विंडो इज़ नॉट जेन्युइन, वो आप शो होने दो, क्योंकि आपको पता है कि आपने ये माइक्रोसॉफ्ट से प्रोडक्ट खरीदा नहीं है। सर अगर वो ना करें एक्टिवेट तो क्या फायदा होगा, और अगर एक्टिवेट कर लें तो उससे नुकसान क्या होगा? जो आप अगर एक्टिवेट कर लेते हो ना तो नुकसान बहुत ज़्यादा है। वो इस वजह से कि जो एक्टिवेटर्स होते हैं ना उनमें ट्रोजन पहले से आते हैं। जो ट्रोजन वायरसेस है ना, ये बैकडोर्स होते हैं हैकर्स के लिए, तो क्रैक तो करना नहीं चाहिए। अब जहाँ तक बात है कि अगर आप क्रैक कर लेते हो तो वो थोड़ी देर के लिए माइक्रोसॉफ्ट को लगता है कि प्रोडक्ट जेन्युइन है ना, वो आपको जेन्युइन वाले अपडेट्स भेज देता है। माइक्रोसॉफ्ट के जितने भी अपडेट्स आते हैं उसमें से कुछ अपडेट्स जेनेरिक होते हैं। मेजर सिक्योरिटी अपडेट्स जेनेरिक होते हैं, चाहे आपकी विंडो जेन्युइन है नहीं है, वो फिर भी अपडेट होती है।
लेकिन कई ऐसे अपडेट्स हैं जो कि माइक्रोसॉफ्ट सिर्फ अपने जेन्युइन यूजर्स को ही देता है, जेन्युइन परचेजर्स को। जी कोई और क्वेश्चन है तो पूछ लें। ओके, अगर कोई और क्वेश्चन नहीं है तो मैं क्लास का सेशन एंड करता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप और आपके घर वाले सब खैर वाफियत से हैं। अगर खुदा न खास्ता किसी को मुश्किल वक्त है तो अल्लाह पाक उस मुश्किल वक्त को आसान कर दे। मुझे बाकी क्लास वालों को अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। ये नाउमीदी का वक्त है, लेकिन मोमिन कभी नाउमीद नहीं होता, तो इंशाल्लाह ये मुश्किल वक्त भी गुजर जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।